नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लूसेंट के वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू किए थे, जिसमें पहला लेक्चर हम लोगों ने देख चुके हैं। दोस्तों, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरे चैप्टर को। दूसरा चैप्टर है सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित होता है। दोस्तों, सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड का मास उसी के पास बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के वजह ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाश पिंड जो होते हैं इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। अगला पॉइंट है कि प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल यानी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष होता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग जो है दोस्तों 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व दोस्तों इसमें 2.5% होता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं, जिसका तापमान 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान दोस्तों 600 डिग्री सेल्सियस यानी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हेंस बेथ ने बताया था कि 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। अर्थात दोस्तों, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला पॉइंट है कि सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसे फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जिसके वजह से प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है। इसे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर भी कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की दोस्तों उम्र जो है वो 5 मिलियन वर्ष की होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं बॉक्स में लिखे पॉइंट को कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी विभिन्न कक्षाओं में करते थे। यानी दोस्तों कि प्रारंभ में ये माना गया था कि पृथ्वी सेंटर में है और जितने भी आकाश पिंड हैं वो इसके चारों तरफ घूमते हैं। और इस थ्योरी को दोस्तों भू केंद्रीय सिद्धांत यानी जियोसेंट्रिकल थ्योरी कहा गया था, जिसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री
क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड के केंद्र बन गया। और इस सिद्धांत को दोस्तों सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी हेलोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। यानी हेलोसेंट्रिक थ्योरी में क्या था दोस्तों कि सूर्य के चारों तरफ अन्य जो है ग्रह यानी पिंड है वो चारों तरफ इसके परिक्रमा करते हैं। इसको किसने कहा था? तो पोलैंड के खगोल शास्त्री थे निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने ये थ्योरी दिया जिसको सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी हेलोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जॉन्सेन केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य के ब्रह्मांड को केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य का ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। दोस्तों नोट्स में है कि केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है दोस्तों? दीर्घवृत्ताकार है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों ये 65 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यानी जो सूर्य से जो लौ निकलती है वो उत्तरी ध्रुव पर जो बनता है उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पर जो बनता है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष तक धब्बा बढ़ता है, बाद में 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ती है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट है कि सूर्य का व्यास दोस्तों 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। अगला पॉइंट है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों नोट्स में कि मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूदा पिंडों की निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला श्रेणी था परंपरागत ग्रह, दूसरा है बौने ग्रह, तीसरे हैं लघु सौर मंडलीय पिंड। दोस्तों परंपरागत ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को शामिल किया गया है, जबकि बौने ग्रह के अंतर्गत प्लूटो, चेरान, सेरस 2003 UV 313 को बौने ग्रह के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि लघु सौरमंडलीय पिंड के अंतर्गत धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंडों को शामिल किया गया है। आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ग्रह को। ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। पहला शर्त है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, यानी ग्रह होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उससे पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके। और तीसरा कंडीशन है दोस्तों कि उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों का भीड़ नहीं हो। ग्रहों के
उपयुक्त परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन 2006 अगस्त 2006 में तय की गई थी और ग्रह के इसी परिभाषा के कारण यम यानी प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि दोस्तों जो है प्लूटो जो है वो दूसरे ग्रह के कक्षा को भी ये काटता था, जिसके वजह से इसे प्राग के 2 अगस्त 2006 के सम्मेलन में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, जिसके फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दोस्तों बुध पार्थिव या आंतरिक ग्रह, पार्थिव वही आंतरिक ग्रह, और दूसरा है दोस्तों बृहस्पति या बाह्य ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह उसको कहते हैं जो क्षुद्र बेल्ट यानी क्षुद्र बेल्ट के अंदर हो, क्षुद्र बेल्ट के क्षुद्र ग्रह की जो पेटी होती है, क्षुद्र ग्रह की पेटी के जो अंदर होते हैं, ये सूर्य हुआ, यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह हुआ, और इसके बाद इधर के 4 ग्रह है। तो इसके अंदर वाले जो जितने भी ग्रह होते हैं उसको आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी गई है, जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है, जबकि बाह्य बृहस्पति या बाह्य ग्रह के अंतर्गत शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को शामिल किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है, देख लेते हैं कि बुध, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट है और ये चट्टान से बने होते हैं। ये जितने भी पार्थिव ग्रह होते हैं वो किसके बने होते हैं दोस्तों? तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो चट्टानों के बने होते हैं। बृहस्पति या बाह्य ग्रह, इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं और ये दोस्तों गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। दोस्तों नंगी आंखें से कौन कौन से ग्रह को देखा जा सकता है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों, देख लेते हैं कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, जिसमें हम लोग घटते क्रम में देखेंगे। यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है आकार के अनुसार, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद शुक्र, इसके बाद मंगल, इसके बाद बुध। अर्थात जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो बृहस्पति है और जो सबसे छोटा ग्रह है वो ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। अगला पॉइंट है, अब हम लोग देख लेते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, जिसमें हम बढ़ते क्रम में देखेंगे। यानी घनत्व में शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, यानी दोस्तों शनि घनत्व में सबसे कम है और सबसे ज्यादा घनत्व दोस्तों शुक्र का होता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, पहले बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, इसके बाद बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, इसके बाद अरुण है जिसको यूरेनस भी कहा जाता है, वरुण जिसको नेपच्यून भी कहा जाता है। यानी सूर्य का जो सबसे निकट ग्रह है वो दोस्तों बुध है और जो सबसे दूर का ग्रह है वो वरुण ग्रह है। अगला है दोस्तों द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, जिसमें हम लोग बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो द्रव्यमान के अनुसार बुध पहले स्थान पर, इसके बाद मंगल, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण, इसके बाद शनि, इसके बाद बृहस्पति। यानी जो सबसे न्यूनतम द्रव्यमान है वो दोस्तों बुध का है और जो सबसे अधिक द्रव्यमान है वो बृहस्पति ग्रह का है, सबसे अधिकतम द्रव्यमान। अगला है परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम दोस्तों। परिक्रमण काल के अनुसार, जिसमें बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों बुध सूर्य के निकट में है जिसके वजह से यह बहुत तेजी से परिक्रमण कर लेता है, जबकि वरुण सूर्य से सबसे अंतिम दूरी पर है, इसलिए सूर्य का परिक्रमण करने में इसके ज्यादा समय लगता है। अब देख लेते हैं दोस्तों परिभ्रमण काल, यानी अपने ही अक्ष पर घूमने में लगा समय।
परिभ्रमण जो करता है इसके अनुसार हम लोग देखेंगे बढ़ते क्रम में, यानी बृहस्पति सबसे कम परिक्रमण समय लेता है, यानी बहुत तेज ये चलता है। और दूसरा है शनि, इसके बाद वरुण, इसके बाद अरुण, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बुध और इसके बाद शुक्र। यानी सबसे परिभ्रमण काल जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है शुक्र का, और सबसे कम जो होता है वो दोस्तों बृहस्पति का होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, जिसमें हम लोग बढ़ते क्रम में देखेंगे। शुक्र है, इसके बाद बृहस्पति है, इसके बाद बुध, मंगल, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण और अरुण है। यानी सबसे कम झुका हुआ कौन है? शुक्र है, और सबसे ज़्यादा झुका हुआ कौन सा है? अरुण है। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही होती है। दोस्तों बार बार ये प्रश्न पूछे जाने वाला है कि जो शुक्र और अरुण दोनों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण की दिशा होती है वो एक ही होती है, जबकि शुक्र और वरुण की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, और शुक्र और वरुण की जो घूर्णन की दिशा होती है वो कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम होती है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बुध के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोस्तों ये सबसे पहले कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण होता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें दोस्तों बुध ग्रह में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यह सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। अगला है दोस्तों कि यहाँ दिन में अति गर्म और वह रात में बर्फीली रहती है। इसका तापांतर यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 600 सेल्सियस होता है। इसका तापमान दोस्तों रात में -173 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका तापांतर कितना होता है? लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट है शुक्र, वेनस, जिसको वेनस भी कहते हैं। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा और सुबह में पूर्व दिशा के आकाश में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला पॉइंट है कि यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्रण करता है। यानी दोस्तों सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन ये जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है शुक्र और अरुण। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है। यह पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला हम लोग देख लेते हैं बृहस्पति को। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति जो है वो सौरमंडल, जिसको जुपिटर भी कहा जाता है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में मात्र 10 घंटा लगता है, यानी सबसे कम समय में अपने ही धुरी पर ये घूम जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लगता है। अपने अक्ष पर घूमने में इसे 10 घंटा लगता है, सबसे कम लगता है, जबकि सूर्य का इसको परिक्रमा करने में इसको 12 वर्ष लगता है। बृहस्पति का द्रव्यमान दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग होता है। ठीक है। इसके उपग्रह गैनीमेड है, जो कि पीले रंग का होता है। दोस्तों गैनीमेड का कलर कैसा है? पीले रंग का है, और सभी ग्रहों में ये सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? गैनीमेड, जिसका रंग पीला होता है। और ये गैनीमेड किसका उपग्रह है दोस्तों? तो बृहस्पति का है। अगला पॉइंट है, अगला हम लोग देख लेते हैं मंगल को। यह लाल ग्रह है। मंगल ग्रह को दोस्तों मार्स भी कहा जाता है। यह लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है इसको। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यानी मंगल ग्रह का जो कलर लाल है उसका कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है।
तथा इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाती है। दोस्तों, इसके भी दो उपग्रह हैं, पहला है फोबोज और दूसरा है डीमोज। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगता है। अगला पॉइंट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट का 3 गुना अधिक है, दोस्तों इसी ग्रह में पाया जाता है, यानी मार्स में ही पाया जाता है, मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। अगला है दोस्तों नोट्स में कि मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतलता जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा और यहाँ मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण अध्ययन कर रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि लगातार हर देश जो है इस ग्रह पर अपने अनुसंधान के लिए भेज रहे हैं उपग्रह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतरिक्ष ग्रह अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथा अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेज चुका है। अगला है दोस्तों, अगला है शनि। दोस्तों, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है दोस्तों, इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी मोटे प्रकाश वाली कुंडली इसके चारों तरफ पाई जाती है। दोस्तों, वलयों की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम होता है, यानी कहा जाता है, यानी इसे जल में रखने पर यह ग्रह शनि ग्रह क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज दोस्तों 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबो नामक शनि का उपग्रह उसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अगला है दोस्तों अरुण, यूरेनस, जिसको यूरेनस भी कहा जाता है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम, यानी दोस्तों अरुण के चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं, जिसमें 5 वलयों का नाम जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। दोस्तों, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी दक्षिणावर्त। यानी दोस्तों दो ऐसा ग्रह शुक्र और अरुण जो है वो दक्षिणावर्त यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी जितने ग्रह जो दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त दोस्तों पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रहों में पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपने धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा सा हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए दोस्तों अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटेनिया है। अगला है दोस्तों नेपच्यून की खोज दोस्तों 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गेले ने किया था। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल पाया जाता है। दोस्तों बार बार ये प्रश्न पूछे जाने वाला है कि किस ग्रह के चारों तरफ मीथेन पाया जाता है।
तो वो है वरुण। इसके उपग्रह ट्राइटन है दोस्तों, कौन सा है? ट्राइटन है। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।